हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस एंड मैथ जोन में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस का लेकर के आया हूं, जो बार बार बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में दोहराया गया है या पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इन प्रश्नों को खुद बिहार बोर्ड ने भी पिछले वर्षों में जारी किया था और वहीं से प्रश्नों को बार बार पूछ रहा है। कई प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार साल दर साल दोहराए जा रहे हैं। तो चलिए हम उन्हीं प्रश्नों को आज दोहराते हैं और उनको इस तरह से याद करते हैं ताकि परीक्षा में हम इन प्रश्नों को गलत न करें। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण आप जानते हैं ऐसा होता है समतल दर्पण, ठीक है। और समतल दर्पण पर लंबवत आपतित अर्थात इस पर सीधे तौर पर लंब के रूप में गिरता है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो सीधे तौर पर जब कोई किरण आएगी तो फिर ऐसे ही टकरा करके वापस जाएगी। तो यहाँ पर कहता है परावर्तन का कोण। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, परावर्तन का कोण 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। आपको पता है कि जब हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं तो वहाँ पर उसके प्रकाश की चाल को देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रकाश की चाल, और मतलब कि माध्यम में प्रकाश की चाल और शून्य में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वही निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, आपको अगर सीधे तौर पर बताएं तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.003 के आसपास। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यह 1 से अधिक है। 1 से क्या है? अधिक। तो ग्रेटर देन 1 अर्थात 1 से अधिक हो जाएगा। हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? इस प्रश्न को तो बार बार पूछा गया है। स्पष्ट दृष्टि की, और आपको याद भी होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यहीं पर आपसे यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है। यहाँ पे न्यूनतम दिया है, आपसे अधिकतम पूछ सकता है कि अधिकतम दूरी क्या होगी। तो आप ध्यान देंगे कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनंत। तो यहाँ जब आपसे पूछे अधिकतम तो अनंत, जबकि यहाँ प्रश्न में क्या पूछ रहा है? तो प्रश्न में पूछ रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि होती है 25 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, वोल्ट बराबर होता है जहाँ C बराबर कूलम्ब है और J बराबर जूल है और A बराबर एम्पियर है। तो आपको बता दें कि वोल्ट क्या होता है। तो इकाई आवेश को, वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत विभव का। आप विद्युत विभवांतर का ही मात्रक वोल्ट कह सकते हैं। तो विद्युत विभव क्या होता है? तो इकाई आवेश को अनंत से अगर हम किसी बिंदु तक लाते हैं तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है, अर्थात किया गया कार्य जो कि जूल में होगा, किया गया कार्य जो कि किस में होगा? जूल में होगा, और बटा आवेश अर्थात कूलम्ब, आवेश अर्थात कूलम्ब, जिसको C से डिनोट करते हैं। तो जूल प्रति कूलम्ब होगा। क्या होगा? जूल प्रति कूलम्ब, ठीक है। V बराबर जूल प्रति कूलम्ब, आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर B, जूल प्रति कूलम्ब। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा, क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था। तो ध्यान दीजिए, किसी गाइड में आपको एम्पियर भी दे सकता है, जबकि एम्पियर गलत जवाब होगा। फैराडे भी गलत जवाब होगा। फैराडे कई किताब देते हैं, वो भी गलत होगा। यहाँ पर सही जवाब होगा, अगर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की बात की जाए तो ऑस्टेड। कौन होगा? ऑस्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेड द्वारा की गई थी। उन्होंने विद्युत चुंबकीय सुई लिया था और उसको जब चुंबक या सुई को जब विद्युतीय तार के निकट या धारावाही चालक के निकट ले जाया जाता है तो उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है। इससे ही उन्होंने, ऑस्टेड ने, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। चलिए अगर आपसे यह पूछा जाए कि डायनमो या विद्युत जनित्र, या डायनमो और विद्युत जनित्र जो होता है, विद्युत जनित्र जो होता है, आपसे यह पूछ सकता है कि जनित्र जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप कहेंगे
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर, जनित्र दाएं हाथ के नियम पर काम करता है, जबकि मोटर, विद्युत मोटर जो है वह किस पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। यह साथ ही यह कार्य करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर, मोटर बाएं हाथ पर कार्य करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, जनित्र दाएं हाथ के नियम पर। आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है जनित्र से कि ऑप्शन दे देगा 4 और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन युक्ति है जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, कौन सी युक्ति है जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, तो वहाँ आंसर होगा जनित्र। वैसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेड ने खोजा था। अगला प्रश्न, घरों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है, घरों में जो आपके घरों में जो करंट आता है वो क्या आता है, तो 220 वोल्ट दिष्ट धारा, बिल्कुल नहीं, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा आता है, दिष्ट धारा नहीं आता है, प्रत्यावर्ती धारा 12 वोल्ट नहीं आता है, और दिष्ट धारा तो नहीं आता है। हमारे यहाँ आता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, जिसकी आवृत्ति भी आप याद रखेंगे 50 हर्ट्ज होती है। कितनी? 50 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति होती है, 50 हर्ट्ज। और आवृत्ति भी कई बार पूछा गया है और विभवांतर भी कई बार पूछा गया है धारा के बारे में। तो घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो आपको बता दें कि लेंस जब भी बनता है तो 2 गोलों से बनता है ना, 2 गोलों के, जैसे यहाँ पर ये जो लेंस हम बीच में से निकालेंगे इस भाग को, तो ये उत्तल लेंस बनेगा, और इसी तरह के 2 गोलों को जब हम इस तरह से अरेंज करेंगे तो यहाँ हमारा यह लेंस अवतल लेंस बनेगा। कौन सा लेंस बनेगा? अवतल। तो इसमें 2 केंद्र होंगे, 2 वक्रता केंद्र होंगे, तो फोकस भी 2 होगा। फोकस भी क्या होगा? 2। तो लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो 2 मुख्य फोकस होते हैं। लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, ध्यान देंगे, लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, एक F1 और एक F2। चलिए प्रश्न संख्या 8, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि तांबा और जस्ता से क्या बनता है? तो तांबा और जस्ता से पीतल बनता है, तांबा और जस्ता से पीतल बनता है। याद रखिएगा, पीतल अगर कहे तो तांबा प्लस जस्ता, ठीक है। और कांसा अगर पूछे तो कांसा बनता है तांबा और टीन से, तांबा और टीन से, Cu प्लस Sn, तांबा और टीन से कांसा का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाका का निर्माण किससे होता है? टाका भी एक तरह का मिश्र धातु है, ठीक है, और इसका निर्माण होता है लेड और टीन से, लेड Pb प्लस टीन Sn, इससे टाका का निर्माण होता है। चलिए इसको सोल्डर कहते हैं, टाका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोल्डर। और यहाँ आप सही जवाब जान लें कि तांबा और जस्ता से कौन बनता है? तो तांबा और जस्ता से पीतल का निर्माण होता है। चलिए अम्लीय विलयन का pH मान होता है, तो आपको पता है कि अगर किसी विलयन का pH मान 7 है, क्या है? 7, तो यह उदासीन है। क्या है? उदासीन। अगर 7 है तो उदासीन है, 7 से अगर कम है तो अम्लीय है, 7 से अगर अधिक है तो क्षारीय है। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय या भास्मिक। तो देखिए 7 से कम कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम अम्लीय विलयन का pH वैल्यू जो होता है वो 7 से कम होता है। प्रश्न संख्या 10, एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो आपको 3 का याद रखना है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यहाँ पर एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, एल्केन का होता है CnH2n+2। देखिए कहाँ है ऐसा ऑप्शन? यहाँ पे CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ आप इसको भी याद रखिएगा, CnH2n, ये एल्कीन है। क्या है ये?
एल्कीन है। CnH2n क्या है? एल्कीन है। आप इसको याद रखेंगे, ये है एल्कीन और ये है एल्काइन। ये एल्काइन है, ये एल्काइन है, आप इसको याद रखेंगे, ये है एल्काइन, ठीक है, और ये एल्कीन है। CnH2n एल्कीन होता है, CnH2n-2 एल्काइन होता है और CnH2n+2 एल्केन होता है। और क्वेश्चन हमसे एल्केन पूछ रहा है तो यहाँ आंसर होगा C। चलिए आप खुद से भी जवाब देने का कोशिश करिए, क्वेश्चन को रोकिए और उसके बाद खुद से पहले उसमें से आंसर चुनिए। वीडियो को रोक करके आंसर चुनिए कि हाँ ये होगा, और फिर मैं बताऊंगा तो आप उससे क्लियर हो जाइएगा कि हाँ आप सही थे या गलत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कहता है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो आपको पता है कि शून्य वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं? तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं। शून्य वर्ग को वर्ग 18 भी कहा जाता है, वर्ग 18 या शून्य वर्ग, ठीक है। उसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है। तो यहाँ पर हीलियम ये आ रहा है, ये रहा हीलियम, तो हीलियम ही शून्य वर्ग का तत्व है। कैल्शियम दूसरे वर्ग में है, ब्रोमीन, लिथियम पहले में है, तो ये सब नहीं होगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका हीलियम शून्य वर्ग का तत्व है। अगले प्रश्न की ओर, कार्बन की संयोजकता क्या होती है? तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में अगर कार्बन की परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कार्बन के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप देखेंगे तो होता है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट कक्षा कौन हुआ? 4। तो इसको स्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4। इसकी संयोजकता 4। और इसका परमाणु संख्या, कार्बन का परमाणु संख्या, मान लीजिए संयोजकता बार बार पूछ रहा है, हो सकता है आपसे परमाणु संख्या पूछ दे, तो परमाणु संख्या 6, संयोजकता 4 और परमाणु द्रव्यमान पूछे तो 12। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, परमाणु संख्या 6 और संयोजकता 4 होता है। आप संयोजकता याद रखेंगे कि परमाणु संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। प्रश्न संख्या 13, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है? ध्यान दीजिएगा, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है? तो कई बच्चे यहाँ पर जवाब दे देते हैं कि 7वें आवर्त में, कईयों का जवाब हो जाता है 7वां आवर्त। लेकिन आपको बता दें कि 7वां आवर्त आंसर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 7वां आवर्त अभी भी अधूरा है, वह पूरी तरह से भरा नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि 6ठा आवर्त जो है वो भरा हुआ है ना। तो सबसे ज़्यादा तत्व अगर किसी में है तो वो किस में है? 6ठे आवर्त में है। किस आवर्त में है? 6ठे आवर्त में सबसे ज़्यादा तत्व है। ठीक, चलिए आगे। इसमें कुल 32 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 32 तत्व हैं। इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो प्रश्न था किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है, तो आप 6ठे आवर्त में, किस आवर्त में? 6ठवें आवर्त में। इस बात को याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न संख्या 14। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक है। तो आप सबको याद रखिएगा, कीटोन होता है इस तरह से CO कीटोन, अम्ल होता है, अम्ल का होता है COOH अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल, ईथर का O लगता है, क्या लगता है? O। ईथर के लिए क्या लगाते हैं? O। और एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं CHO। तो यहाँ हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CHO किसका मूलक है? या अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। सिंगल बॉन्ड CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। कैसा प्रवाह होता है? एक दिशीय। जैसे मान लीजिए कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होगा, जैसे घास जो है वो किससे प्राप्त करेगा ऊर्जा? सूर्य से। घास
किससे ऊर्जा प्राप्त करेगा? सूर्य से। घास को कौन खाएगा? हिरण। मान लेते हैं कि घास को हिरण खाता है, तो हिरण के पास जो ऊर्जा गई, फिर हिरण को कौन खाएगा? शेर। हिरण को शेर खाएगा, तो हिरण को जब शेर खाएगा तो वह ऊर्जा फिर किस में गई? शेर में। तो ये एक दिशा में चलता है। कैसे चलता है? एक दिशा में। अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ? तो पौधे में कई तरह के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। आपसे लघुत्तरीय प्रश्नों में भी पूछ लिया जाता है कि पादप अपशिष्ट क्या हैं या पादप अपशिष्ट कहाँ कहाँ संचित रहते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे रेजिन, टैनिन, गोंद, ठीक है, ये सब, या लैक्टेक्स जो कई पौधों में दूध के जैसा निकलता है, तो वे सब पौधों के अपशिष्ट पदार्थ हैं जिसको पौधा क्या करता है? पत्तियों से बाहर निकालता है, कोशिका की रिक्तिकाओं में संचित रखता है और बाहर करता है, पौधे के छाल में संचित रहते हैं। जैसे गोंद कहाँ से निकलता है? पौधे के छाल से ही शरीर से बाहर आता है, पौधे के शरीर से। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा। पादप अपशिष्ट कहाँ कहाँ संचित रहते हैं? पत्तियों में भी संचित रहते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी और छाल में भी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा इनमें से सभी। अगला है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो विकास के दृष्टिकोण से हम किससे विकसित हुए हैं यह पूछा जा रहा है। तो मानव जो है उसकी सबसे अधिक समानता चिंपैंजी से होगी। हमारा 99% जो डीएनए है वो किससे मैच होता है? चिंपांजी से। किससे? चिंपांजी से। अर्थात हमारी सबसे सर्वाधिक समानता चिंपांजी से होगी। किससे होगी? चिंपांजी से। अगला प्रश्न, और इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है तो आप इसको ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पर हम छोटा करें क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? मतलब शुद्ध और ऑक्सीजन जनित रक्त को तो कहाँ से कहाँ ले जाना है? हृदय से शरीर। आपको पता है कि हृदय इस तरह का होता है और हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। ऊपर वाले दोनों कक्ष को अलिंद कहा जाता है और नीचे वालों को निलय कहा जाता है। तो सबसे पहले कि अलिंद में रक्त पहले प्रवेश करता है, फिर निलय में आता है, फिर निलय से कहाँ जाता है? फेफड़ों में। फेफड़ों में जाने के बाद ऑक्सीजन से संयोग होता है। रक्त का किससे संयोग होता है? फेफड़ों में जाने के बाद रक्त का किससे संयोग होता है? ऑक्सीजन से। और वहीं पर ब्लड जो है, रक्त, वह शुद्ध होता है या ऑक्सीजन जनित रक्त हो जाता है। जब रक्त ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है तब हम कहते हैं कि वह रक्त शुद्ध है, अर्थात ऑक्सीजन जनित है। तो ऑक्सीजन जनित रक्त कहाँ होता है? फेफड़ों में। कहाँ होता है? फेफड़ों में। रक्त ऑक्सीजन से संयोग कहाँ करता है? प्रश्न रहे तो जवाब होगा फेफड़ों में। रक्त शुद्ध कहाँ होता है? तो रक्त शुद्ध कहाँ होगा? फेफड़ों में ही तो ऑक्सीजन से संयोग करेगा ना, तो वहीं पर शुद्ध होगा। तो फेफड़ों में शुद्ध होता है। उसके बाद रक्त की शुद्धिकरण फेफड़ों में होती है, फिर वहाँ से अलिंद में आता है और अलिंद से निलय में, और निलय से पूरे शरीर में फैल जाता है। मतलब यहाँ पर पूरे शरीर में ले जाने का काम जो है धमनियाँ करती है। क्या करती हैं? धमनियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है धमनियाँ, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धमनियों के द्वारा। और शिराएँ अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। शिराएँ अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। ध्यान रखिएगा कि शिराओं से अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है जबकि धमनियों से शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और इसी में अगर एक चीज़ लगा दे कि फुफ्फुस धमनी, अगर कहे कि पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी वेन्स, वेन्स मतलब शिरा, आर्टरीज मतलब धमनियाँ, तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त, जब फुफ्फुस लग जाए तो आप उल्टा समझेंगे। ठीक है, आपको याद के लिए बता रहे हैं, हालांकि उल्टा सीधा समझना नहीं है, आप सीधे तौर पर याद रखें इन बातों को कि शिराओं से कैसा रक्त स्रावित होता है? तो अशुद्ध। कैसा? अशुद्ध। और धमनियों से कैसा? शुद्ध। अशुद्ध को वी ऑक्सीजन जनित भी कहा जा सकता है। जब शुद्ध को ऑक्सीजन जनित कहा गया तो अशुद्ध को वी ऑक्सीजन जनित कहा जा सकता है।
तो वी ऑक्सीजन जनित रक्त या अशुद्ध रक्त किसके द्वारा स्रावित होता है शरीर में? तो शिराओं के द्वारा। और शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन जनित रक्त किसके द्वारा? धमनियों के द्वारा। और वही अगर दोनों में फुफ्फुस लगा दे, आप जानते हैं शिराओं में अशुद्ध रक्त, लेकिन कहे कि फुफ्फुस शिरा में तो शुद्ध और फुफ्फुस धमनी में तो फिर उल्टा कर दीजिए अशुद्ध। क्लियर? चलिए, आप लोग इस प्रश्न का जवाब नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा कि उसका जवाब ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ आप लोगों ने इसका को भली भांति देखा है या आपने जहाँ भी पढ़ा है वहाँ सही सही पढ़ा है। चलिए, तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है, आप इसका जवाब कमेंट्स में देंगे। अगला है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। ठीक, चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और भी बच्चे इसका लाभ ले पाएँ, और साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।